नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। उज्जैन में नाबालिग लड़की ने होटल से छलांग लगा दी। दरअसल महाकाल मंदिर के पास एक होटल से लड़की ने छलांग लगा दी। 10वीं कक्षा की नाबालिग लड़की कूद गई और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से इंदौर उसे रेफर किया गया। दरअसल लड़की के घर से जानकारी मिली है कि वो लापता थी और शनिवार को इंदौर में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। जानकारी मिल रही है कि लड़की घर से लापता थी और अभी घायल हालत में उसे इंदौर रेफर किया गया है। जानकारी इस पर और आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पर अभी कुछ संशय, कुछ संदिग्ध परिस्थितियां जरूर इसमें दिखाई दे रही हैं। लड़की आखिर उज्जैन के इस होटल में क्यों पहुंची और उसका यहां क्या मकसद था, बात करेंगे। हमारे सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या है आखिर ये पूरा मामला? जी देखिए, ये एक लड़की है, इंदौर की रहने वाली है। ये इंदौर में इसकी गुमशुदगी दर्ज थी और ये जो है बस में कुछ लड़कों को मिली थी और इसके बाद उन लड़कों को बताया सुसाइड करने जा रही हूँ। तो उसी दौरान उन लड़कों ने उसके परिजनों से बात की। इसके बाद वो लड़की को उन्होंने बोला कि आपके साथ रखना और इसको सुबह हमारे हवाले कर देना। पर लड़की रात भर इनके साथ रही, लड़कों के साथ में, और इसके बाद सुबह जब जो लड़के उन्होंने जो नहाने के लिए गए उसी दौरान ये छत पे कूद गई और इसके बाद जो है लड़कों ने इनको अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद परिजन भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। अब पूरा मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार किन कारणों से जो है लड़की ने ये कदम उठाया है। फिलहाल लड़कों का ये कहना है कि लड़की बार बार कह रही थी कि वो उसको परिवार वाले उस पर कोई दबाव बना रहे हैं जिसके कारण वो सुसाइड करना चाहती थी। जी, और परिवार वालों से कोई बात हुई हो या इन लड़कों की भूमिका पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है इसे? जी देखिए, पुलिस अभी लड़की जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको इंदौर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो है जो लड़के थे जो जिनके बयान लिए गए हैं, क्योंकि वो भी दर्शन करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने तो जो है लड़की की हेल्प करना चाहिए थी और उसको जो है रात भर जो है होटल में रखा और इसके बाद जब उसको उसके परिजनों के साथ सौंपने जा रहे थे उसके दौरान लड़की जो है छत से कूद गई। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अजय पटवा हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है और रास्ते में जो लड़के उससे मिले थे उनके द्वारा इस पूरे मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया गया है और परिवार को इसके बारे में बताया गया था पहले और अभी फिलहाल स्थिति लड़की की गंभीर बनी हुई है। और बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, जंगल में एक महिला की जली हुई लाश मिली है। पत्तों से ढकी हुई थी ये लाश और 3 से 4 दिन पुराना ये शव हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सोनार खापा गांव के पास महिला की लाश मिली है। डिटेल्स पुलिस से बातचीत कर और आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बैतूल में खबर मिली कि एक महिला का शव जंगल में जली हुई हालत में मिला है और पत्तों से ढकी हुई ये लाश वहां पर पड़ी हुई थी। 3 से 4 दिन पुराना ये शव हो सकता है। हालांकि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है और सोनार खापा गांव के पास महिला की लाश मिली थी। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई इसमें कर रही है, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और ये पूरा मामला बैतूल से सामने आया। और खबर शहडोल से, जहां पर रेत माफियाओं के आपराधिक हौसले कितने बुलंद हैं इसकी एक बानगी देखने को मिली, जब अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को एएसआई पर चढ़ा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल एएसआई महेंद्र बागड़ी की मौत हो गई है। फरार वारंटी को पकड़ने के लिए महेंद्र बागड़ी गए हुए थे और 2 अन्य पुलिस कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले खनिज टीम के साथ बदसलूकी हुई थी और अवैध रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर छुड़ाकर खनन माफिया ले गए थे और 24 घंटे बाद जाकर इस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ब्यौहारी के बड़ौली गांव की पूरी घटना है। और शहडोल में एएसआई की हत्या के मुद्दे पर अब सियासत गर्म है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में क्राइम करप्शन का राज है और 3C यानी कर्ज, क्राइम और करप्शन का राज है। और इस पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए जीतू पटवारी ने बयान दिया।
कर्ज, क्राइम और करप्शन। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम जहां आप खुद हैं वहां पे 19 बच्चों के साथ अत्याचार, अनाचार? तो जीतू पटवारी अब इस बारे में बोल रहे हैं कि ये जो परिस्थितियां बनी हैं लगातार प्रदेश के लिए नुकसानदायक हैं और अभी जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए जीतू पटवारी का ये बयान सामने आया। और ये यूं भी मामला बेहद गंभीर है, चूँकि जिस तरह से एक एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया जाता है और ये कोई अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। तो प्रशासनिक कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों से भी बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं। उन्हें ट्रैक्टर एएसआई पर चढ़ाने में भी कोई गुरेज नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से विपक्ष का इस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। और ऐसे में कई सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि पुलिस प्रशासन, जो कि जिसका काम है कि वो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को न सिर्फ रोके बल्कि आगे इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदातों को अंजाम न दिया जा सके, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सके। और ऐसे में अगर पुलिस कर्मचारियों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाकर खनन माफिया भाग जाएं तो इससे अंदाज़ा स्वाभाविक रूप से लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण इन अवैध खननकर्ताओं को प्राप्त है, जिससे उन्हें ये गलतफहमी है, ये मुगालता है कि वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कानून व्यवस्था से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ खनन करना है और खनन के रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर देना। बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एएसआई के साथ जो हुआ वो पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई सरकारी अधिकारियों को न सिर्फ मारने की कोशिश की गई बल्कि पटवारी को मार भी दिया गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद भी ये हरकत साफ जाहिर करती है कि खनन माफियाओं का जो आपराधिक हौसला है वो 7वें आसमान पर है इस वक्त। बिल्कुल, जो शहडोल का व्यवहारी क्षेत्र है, यहाँ पे जो खनन माफिया हैं उनका हौसला बिल्कुल 7वें आसमान पर है। एक और जहाँ पटवारी की हत्या हुई थी वहीं महज 2 दिन पहले की ही बात है, खनिज विभाग की टीम खुद रेत का अवैध खनन रोकने यहाँ रात में आई हुई थी। तो खनन माफियाओं ने 2 दिन पहले ही खनन विभाग के जो अधिकारियों ने उन्होंने ट्रैक्टर जब्त किया था, उस ट्रैक्टर को अफसरों से छुड़ाकर लेकर भाग गए और अफसर को यह तक धमकी दी कि जो सामने आएगा उसे हम कुचल देंगे। इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। 2 दिन नहीं हो पाया इस पूरे घटनाक्रम को कि देर रात एक एएसआई को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। यहाँ पर लगातार रेत के अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा है। सोन नदी की जो रेत है उसकी उत्तर प्रदेश में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यह रेट, यहाँ की जो रेत है वो बहुत महंगी होती है। इस कारण से पूरे विंध्य में जो सबसे ज़्यादा रेत का जो अवैध खनन होता है व्यवहारी क्षेत्र में होता है। लगातार पुलिस कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन सिर्फ वो ट्रैक्टर चालकों तक सीमित रह जाती है। कभी भी जी बिल्कुल, और इस पर निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन आगे क्या एक्शन लेता है ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जिन पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। अशोकनगर में SC/ST एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल बीजेपी नेता शीला जाटव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया। इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर हुई। जीतू पटवारी के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर हो चुकी हैं। पटवारी को प्रचार से बैन तक किए जाने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग के आदेश से उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जुबान लगातार निरंतर दलित नेताओं के विरुद्ध फिसलती जा रही है।
और जीतू पटवारी पर भिंड में भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने आचार संहिता के उल्लंघन और बिना तथ्यों के दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए थाने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग तक शिकायत की है। वहीं उन्होंने अपने ऊपर प्रदेश में हुए एफआईआर को लेकर पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता एफआईआर से नहीं डरने वाला। जीतू पटवारी का कहना है उनकी माने तो वे लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे, एफआईआर होती रहेगी। और मैं सवाल उठाता हूं तो मुझ पे एफआईआर करवाते हो, तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। जरूर हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे और लगातार प्रदेश के हित की भावना को जो हमें दायित्व मिला है उसकी बात पर अपने दायित्व को निभाते रहें। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे तक चुनाव हो सकेगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग का ही ऑप्शन होगा प्रत्याशियों के पास, नेताओं के पास। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव होगा जिसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को सभी 7 चरणों के परिणाम सामने आएंगे। आपको बता दें कि आज का दिन तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बचा है और उसमें भी महज कुछ ही घंटे अब बाकी हैं और 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो लगभग 7 घंटे का समय अब चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के पास है, प्रत्याशियों के पास है और 4 जून को नतीजे आने हैं और तीसरे चरण के चुनाव की जो प्रचार की तैयारी है वो प्रचार आज शाम 6 बजे तक ही हो सकेगा। उसके बाद डोर टू डोर जाकर मिलना, ये छूट चुनाव आयोग की तरफ से कैंडिडेट्स को दी जाती है कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में होने के बाद भी, चुनाव प्रचार रुकने के बाद भी आपके पास एक विकल्प है कि आप जाकर लोगों से मिलें और आमने सामने जाकर उनसे बात करें और अपने बारे में बताएं और अपने पक्ष में वोट करने के लिए आप उन्हें मना सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्रचार के लिए क्या तैयारियां हैं और आज शाम से जो पाबंदियां होंगी उस पर क्या प्रशासन की तैयारी है। भिंड से रवि रमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, बैतूल से ऋषि नायडू हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से उमेश मौर्य हमारे सहयोगी मौजूद रहेंगे। भिंड से शुरुआत करते हैं, रवि आपके पास आते हैं। अभी आज का जो अगर चुनाव प्रचार देखा जाए तो लगभग 7 घंटे से भी कम का समय रह गया है और क्या तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि 5 या 6 बजे के बाद जब भी पाबंदी लगती है तो चुनाव प्रचार ना हो। मैं आपको बताऊं कि ये जो तीसरा चरण जो है वो काफी अहम माना जा रहा है इस बार भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस बार बीजेपी का जो गढ़ है भी, क्योंकि यहाँ से 35 साल से बीजेपी के सांसद काबिज है। अब इससे पार पाने के लिए, इस किले को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने भी इस बार काफी हुंकार भरी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आला कमान राहुल गांधी स्टार प्रचारक जो है वो यहाँ पर भिंड जिले का दौरा करने आए थे। लगातार उनका चुनावी जोर शोर और काफी उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे। वहीं कांग्रेस बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है तो 4 बार जो एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं उनने भी भिंड जिले का दौरा किया है। लगातार बात करें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस संसदीय सीट का दौरा किया। बात करते हैं आपके
जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला एमपी के, उन्होंने भी दौरा किया है एक और वहीं यूपी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा भी यहाँ पर दौरा किया गया। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो लोग लगातार चुनावी जोर शोर दिखा है और इस सीट को फतेह करने के लिए एक दलित बड़ा चेहरा कांग्रेस ने उतारा था, फूल सिंह बरैया को। क्योंकि इस बार काफी बड़े चेहरों की इस समय साख दाव पे लगी है, इसको देखते हुए भिंड दतिया संसदीय सीट का जो चुनाव है काफी कसम कसा भरा हुआ है, क्योंकि इस बार बीजेपी के गढ़ को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने पूरी कमर तैयारियां यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की हैं और ऋषु ये भी जो स्थिति है वो आगे के लिए पार्टियों को प्रचार में क्या परिणाम में वो बात परिलक्षित होगी ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन बैतूल की अगर बात करें तो बैतूल में किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, और आज शाम के बाद क्या कुछ परिदृश्य बदला हुआ दिखाई दे सकता है? तो मैं राजनीतिक दलों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि बैतूल में सीधा जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच है। तीसरा कोई कैंडिडेट इतना प्रभावशाली अब तक नहीं रहा है बैतूल लोकसभा क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहां पर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा जिला जो कि बैतूल संसदीय क्षेत्र में आता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां 2 सभाएं बड़ी ले चुके हैं बैतूल संसदीय क्षेत्र में भाजपा कैंडिडेट के लिए, और पूरा संगठन भाजपा का पूरी ताकत से यहां पर लगा हुआ है भाजपा के प्रचार में। जबकि यहां पर 28 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जो है कब्जा रहा है, 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के ही यहां पर सांसद रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी के अलावा कोई और स्टार प्रचारक बैतूल संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं आए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जो है कैंडिडेट यहां पर प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है, दोनों ही पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि जो किला उनका 28 साल से यहां बना हुआ है वो बना रहे, किसी तरह की कोई सेंध न लगे, और कांग्रेस अब भी इस उम्मीद में है कि इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ये तो नतीजे ही बताएंगे। अगर हम बैतूल जिले के परिणाम ही जनता जनार्दन का ये बताएगा कि वो किसे स्वीकार कर रहे हैं और किसे नकार रहे हैं। अब बैतूल और भिंड के बाद चलेंगे बिलासपुर, जहां उमेश मौर्य हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उमेश, यूं भी इस सीट पर काफी खींचतान रही है दोनों ही पार्टियों के बीच, इतिहास इसका गवाह रहा है। लेकिन आज चूंकि अब लगभग 6.25 घंटे का ही समय बचा है प्रचार के लिए, कौन कौन प्रचार के लिए आने वाला है, किस तरह की प्रचार की तैयारियां हैं या राजनीतिक दलों की तरफ से, और उन्हें रोकने के लिए एक समय के बाद राजनीतिक दलों को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की हुई है? देखिए, पहले जो राजनीतिक दल है वो के साथ आज शाम 5 बजे तक के अपने प्रचार प्रसार को धुआंधार प्रचार प्रसार करने कहे वो लगातार कर रहे हैं। अगर हम बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेता है, वो लगातार यहाँ पर दौरा करते रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साहब, वो लगातार बिलासपुर में विधानसभा 8 विधानसभा है यहाँ पर। मैं आपके पास लौटूंगा उमेश, कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस, आपका आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है हमें। दुर्ग चलते हैं, मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मिथिलेश, अभी दुर्ग में भी चुनाव होना है इस 7 तारीख को, और आज चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के पास यही लगभग 6.5 पौने 7 घंटे का ही टाइम बचा है। क्या माहौल है अभी दुर्ग में और प्रशासनिक अधिकारियों की क्या तैयारियां हैं? निश्चित रूप से आज शाम तक ही प्रचार प्रसार हो सकेगा। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि समय सीमित है और अब सीधा जो है मतदाताओं की बारी आ जाएगी जब वो 7 तारीख को अपना मतदान करेंगे। दोनों ही राजनीतिक दल आज जो सुबह से ही भिड़े हुए हैं, अलग अलग जगह बैठकें हो रही है, कुछ रैलियां भी निकाली जाएंगी और निर्धारित समय के भीतर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का यह प्रयास होगा, क्योंकि आज अंतिम दिन बचा हुआ है। लगातार 20 दिनों की बात किया जाए तो 20 दिनों से लगातार जो है जो प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार पे लगे हुए थे। कई बड़ी रैलियां हुई, सभाएं हुई है और बड़े बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे थे मतदाताओं को बताने के लिए कि उनके किस तरह के मुद्दे हैं। ये पूरा जो है दुर्ग लोकसभा का यदि चुनाव की बात किया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही नजर आ रहा है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल है जो प्रत्याशी के तौर पर है, और दूसरी ओर कांग्रेस से है जो राजेंद्र साहू, दोनों के बीच ही सीधा मुकाबला है। हालांकि बात किया जाए तो प्रत्याशियों की करीब 25 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में, लेकिन मुकाबला
मुकाबला जो है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। तो दोनों ही प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज शाम को जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद प्रशासन की पूरी तैयारी है, एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और पूरा जो है कंट्रोल जो है वो प्रशासन के ऊपर में हो जाएगा और उसके बाद में सीधे मतदान की तैयारी। तीसरे चरण का यूपी कई मायनों में दिलचस्प है और आगे डिटेल्स लेने के लिए आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए और बढ़ते हैं आगे। और पीएम मोदी आज राम नगरी अयोध्या के दौरे पर जाएंगे और पीएम मोदी का शाम 5 बजे अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। दरअसल शाम 5 बजे वे वहां पहुंचेंगे और यहां रामलला के दर्शन करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक पीएम मोदी का ये रोड शो होना है और रोड शो को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स की गई हैं और राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को सजाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से होगा वो भी आपको बता देते हैं। मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी हो चुका है। 6:40 पर पीएम नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 7 बजे श्री रामलला के दरबार पहुंचेंगे और करीब 15 मिनट पीएम मोदी वहां रहेंगे। 7:15 पर श्री राम जन्मभूमि सुग्रीव किला रामपथ से रोड शो शुरू होगा। 8:20 पर लता मंगेशकर चौक पर रोड शो समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या नगरी में रहेंगे और ये जो आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के साथ शुरू होगा। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।